करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल अपने आप में हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के चुनावों को देखते हुए आज यह सवाल है, क्या 2019 का आधार तुष्टीकरण की राजनीति होगी? 2019 का चुनाव, उसका आधार क्या तुष्टीकरण की राजनीति होगी? और वो आखिरकार हम क्यों आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं? क्योंकि जम्मू में वीएचपी की एक सभा में यह कहा जाता है कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2040 के बाद देश में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सवाल यह कि ऐसी सलाह क्यों दी जा रही है? इसके साथ साथ अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और शरणार्थियों के लिए एक तरह से उनका सीधा दाव है। वो कहती हैं कि शरणार्थियों को और अल्पसंख्यकों को बंगाल में उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए हमारे यहां रहिए, भले ही वो 30 लाख लोग क्यों ना हो जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है, आप हमारे यहां आइए, हमारे पास रहिए। तो आइए अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं कैसे तुष्टीकरण, चाहे ये बड़े समुदाय की बात करें हिंदू की या फिर अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुसलमान की, आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर है। देखिए क्या चल रहा है देश में। 5 बच्चे पैदा करें और 5 बच्चों के हाथों में हथियार दे और हथियार देकर ऐलान करे कि मेरी तरफ जिसने भी आंख उठाकर देखी उसकी आंख निकाल कर दिखाऊंगा। एक पतिव्रता नारी जैसा प्यार अपने मंगलसूत्र से करती है, ऐसा ही प्यार हिंदुओं को अपने हथियारों से करना चाहिए, तभी ये परिवार मजबूत बनेंगे। यह भाषा अपने आप में क्या कुछ कह जाती है, इसके बारे में हमें कुछ विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आइए इस मुद्दे पर बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ तरुण चुग जी भारतीय जनता पार्टी से, राजीव त्यागी जी कांग्रेस से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, मौलाना अतर हसन दहलवी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के लीडर हैं, जुड़ेंगे, और गगन चैटर्जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। पहला सवाल तरुण चुग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस देश में जहां पर आबादी दिनों दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है, अभी तक हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करते हैं, वस्तुतः अगर आज बात की जाए तो शायद हमारी आबादी 130 से ज्यादा ही होगी, 130 करोड़ से ज्यादा। ऐसे में अगर ये सलाह आज ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए और हर बच्चे के हाथ में हथियार देना चाहिए, क्या मतलब है निकाला जाए इसका? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, ना ही भारतीय जनता पार्टी इस बात से सहमत है। देश की जनसंख्या बढ़ना अपने आप में एक देश के लिए बोझ है। हमें जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहिए और मेरा तो ऐसा मानना है कि इस देश के अंदर हम सबको जी, चाहे वो किसी संप्रदाय से हैं, किसी धर्म से हैं, किसी पंथ से हैं, किसी जाति से हैं, देश की जनसंख्या में एक इसको सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व समझते हुए इसको कम करने में सहयोग करना चाहिए। चुग साहब, ये तो आप वो बात कर रहे हैं जो सिद्धांत की बात है, ये उनका व्यक्तिगत, जरा वस्तु स्थिति बताइए। भारतीय जनता वीएचपी के द्वारा आयोजित समारोह में संत ये बात कहते हैं और अब 2 दिन बाद पुलिस इस पर जांच करने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे किया गया। जाहिर सी बात है, जब सब कुछ हो गया उसके बाद हवा में कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अब भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, कहने और करने के 2 अलग अलग लक्षण हैं, क्या माना जाए? ऐसा है कि वीएचपी के बारे में क्या हुआ, वीएचपी के प्रवक्ता आपके पास यहां बैठे हैं जी, वो बताएंगे। और जो ममता बनर्जी ने कहा है वो भी बहुत गलत है। ममता जी का यह कहना कि विदेशी जितने भी चाहें बंगाल में आके रह सकते हैं, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि विदेशी, उन्होंने उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों का एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं है वो आके रह सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक आके रह सकते हैं, हर किसी का स्वागत है। एनआरसी का मतलब एनआरसी का मतलब है जो नेशनल रजिस्टर्ड में, सिटीजन रजिस्टर में जो व्यक्ति शामिल नहीं है जी, जो एनआरसी यानी जो हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है। ममता जी का कहीं ना कहीं इशारा उसकी ओर है और उसको मैं विदेशी ही मानूंगा जिसका जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, जो अपने आप को हिंदुस्तान का नागरिक सिद्ध नहीं कर पाता, वो विदेशी ही है। चलिए चैटर्जी जी से इस पर हम जवाब लें, उससे पहले मैं विजय जी से इसका जवाब ले लूं। विजय जी, वीएचपी के सम्मेलन में 5 बच्चे पैदा करने की नसीहत, इसे क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के
इस देश के जो बेटे हैं, जिस देश की जो जनसंख्या है, उनके हाथ से निवाला छीन के और विदेशियों के हाथ में देना। बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह सही, हम उसका चैटर्जी जी से जवाब लेंगे, लेकिन कम से कम विजय जी ये तो बता दीजिए, 5 बच्चे पैदा करे और हर बच्चे के हाथ में हथियार, और हथियार से उतना ही प्रेम जितना मंगलसूत्र से एक महिला करती है। मैं बिल्कुल बताऊंगा जी अजय जी, अजय जी सब कुछ बताऊंगा, जो जो आपने पूछा है बिल्कुल बताऊंगा, और बिल्कुल जैसा आपने पूछा वैसे ही बताऊंगा। 2 बातें आपने मुझे बताई हैं, एक तो अभी पश्चिम बंगाल की बात बताई और दूसरा आप जम्मू कश्मीर की बात बताई। मैं कहता हूं कि किसी के कहने से कोई बच्चे पैदा करता है क्या, और किसी के कहने से कोई कुछ करता है क्या? ये मान के चलो कि अगर हम कहते हैं कि तुम 10 बच्चे पैदा करो, तो कोई हमारे कहने से 10 बच्चे पैदा नहीं करेगा, ना हमारे कहने से 1 करेगा। तो ये तो हो गई कहने की बात। संत तो मैंने सुना कि वो कार्यक्रम में वो कह रहे थे कि 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति संत के सामने कौन सी परिस्थिति है जो कहने के लिए मजबूर हैं? उनके सामने पूरा का पूरा कश्मीर समस्या आपके सामने है, जहां पर कम होते गए और वहां से निकालकर बाहर भगा दिए गए। उनके सामने पश्चिम उत्तर प्रदेश का कैराना है, जहां पर उठाकर बाहर भेज दिया गया। यानी जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वो प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। इसलिए पहले जीवन चाहिए, जीवन के लिए संख्या चाहिए, एक बात। दूसरा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ में तो करने का काम है, वो तो वहां बहुत संख्या में मुस्लिम समाज को वहां रहने देना चाह रही हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए उनको रहने के लिए मैं ममता बनर्जी के बयान पर आता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा बयान, एक छोटी टिप्पणी यहां पर राजीव त्यागी जी आपसे समझ लें। क्या आप अभी विजय जी की इस दलील से इत्तेफाक रखते हैं कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां जनसंख्या बढ़ाना अपने आप में जरूरी है, असुरक्षा का भाव है, कैराना और तमाम तरह की दलील दे रहे हैं विजय जी? देखिए, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के कैराना में ना तो हिंदू अल्पसंख्यक है और ना मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजें डिबेट्स होनी चाहिए। डिबेट अगर बेहतर होता कि हम लोग बाग या भारतीय जनता पार्टी की जितने भी सहयोगी संस्थाएं हैं वो बात करती किसानों की, नौजवानों की रोजी रोजगार की, बेहतर होता जी। रही बात बच्चे कौन कितने पैदा करेगा, कैसे पैदा करेगा, किस टाइम पैदा करेगा, शादी के कितने दिन बाद पैदा करेगा, ये व्यक्तिगत अपना लोगों का अपना निर्णय है, वो जब भी करना चाहेंगे कर ही लेंगे। सरकारों का जो काम है उसके बारे में क्या टिप्पणी है मैं मानना चाहता हूं राजीव जी, लेकिन यहाँ पर असुरक्षा की बात हो रही है, बच्चे पैदा करना अपने आप में जिम्मेदारी नहीं है। बात यह है कि असुरक्षा का भाव क्या आज हिंदुओं में है, जिस तरह से प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब इस पे थोड़ा हिस्टोरिकली आपको एक बात माननी पड़ेगी कि तैमूर लंग, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पता नहीं कौन कौन हिंदुस्तान में आए, तब हिंदू तब नहीं डरा, हिंदू जब खत्म नहीं हुआ। ये 4.5 साल से हिंदू डर क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, हिंदू खत्म क्यों हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वोट लेना चाहती है, किस तरफ आरएसएस इनको ले जाना चाहता है। भाई हम ये कहते हैं हिंदू जब डरेगा, जब खत्म होगा, जब उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब उसके बच्चों को बेहतर जीवन नहीं मिलेगा, बेहतर सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसके बारे में क्यों नहीं बताते ये लोग बाग? जो वादे किए थे 2013-14 में मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसके बारे में क्यों नहीं बताते, उसके बारे में बताएं। दूसरी एनआरसी के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं उस पर आ रहा हूं, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। राजीव जी, मैं क्षमा चाहता हूं, पहले जरा हम वीएचपी के मुद्दे पर बात कर लेते हैं, उसके बाद ममता जी की बात करते हैं। इसलिए संगीत रागी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, 4.5 साल से हिंदू डरने लगा, उसके पहले हिंदू नहीं डर रहा था कि आप ममता बनर्जी को अपने गठजोड़ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? नहीं, हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं चुग साहब, हिंदुस्तान में तरुण जी हम जरा ममता बनर्जी के मुद्दे पर आ रहे हैं, पहले जरा वीएचपी के मुद्दे को स्पष्ट कर लें। संगीत रागी जी, 4.5 साल से हिंदुओं को डराने लगे, उसके पहले नहीं डरा, खालियों को ले रहे नहीं ले रहे, जिन्होंने संविधान के प्रति अभियुक्त थी। आइए संगीत रागी जी। देखिए अजय जी, जो भी महात्मा हैं या जो भी धर्माचार्य हैं जी, जो कुछ भी उन्होंने कहा है वह एक आक्रोश और उत्तेजना से निकला हुआ बयान है, जिसमें हिंदुओं की असुरक्षा वाकई में उन्होंने उसको प्रदर्शित करते हुए किया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बना है। अभी राजीव भाई कह रहे थे कि हिंदू नहीं डरा, अरे हिंदू तो ये डरा कि पाकिस्तान कंसीड कर लिया, हिंदू तो यो डरा जब बांग्लादेश खड़ा हो गया, भारत माँ के वो हिस्से टूट करके चले गए जहां मुसलमान बहुसंख्यक बन करके खड़ा हुआ, घाटी में मुसलमान जहां बहुसंख्यक है वहां हिंदू होना भागना पड़ा। आज पश्चिम बंगाल के अंदर 64 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां मुस्लिम ऑलमोस्ट
बहुसंख्यक होने की कगार पर है। ऐसे 62 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पर वो डोमिनेटिंग स्थिति में आने वाले हैं। तो 122 123 कॉन्स्टिट्यूएंसी में समझ रहा हूं, डरना चाहिए क्या? प्लीज नहीं, देखिए सबको बात किया है, मैं अपने परिप्रेक्ष्य में रखने रहा हूं। राजीव जी भाई कह रहे हैं कि साढ़े चार साल से हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है, लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हुए बांग्लादेशियों को सिर्फ और वोट के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर बसने दिया, आसाम के अंदर बसने दिया, वो सारे बांग्लादेशी आकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, सारी डेमोग्राफी चेंज कर चुके हैं। देश में हिंदुओं को डराने के लिए सबसे बड़ी भूमिका आज कांग्रेस पार्टी की, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं इसको सही मानूं? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है। राजीव त्यागी जी एक छोटा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं चैटर्जी जी के पास चल रहा हूं। राजीव एक मिनट, पहले इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, प्लीज एक मिनट, बात खत्म नहीं होगी। नहीं, मैं आ रहा हूं, एक मिनट बस। जी देखिए, संगीत रागी जी को एक बात कहना चाहूंगा जी। संगीत रागी जी, ना तो मैं ऐसे कड़े शब्द इस्तेमाल करता हूं, देशद्रोह, विश्वासघात, राष्ट्रघात, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल से सरकार है, कितने हिंदुओं को आपने कश्मीर वैली में बसाने का काम किया, कितने कश्मीरी ब्राह्मणों को बसाने का काम किया? एक नहीं बसाया आपने। यहाँ सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। दूसरी बात, विश्वासघात और राष्ट्रघात की जो आप मेरे मित्र बात कर रहे हैं, 1925 से लेकर 47 तक का इतिहास बताना शुरू करूंगा तो शर्म में पानी हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप इतिहास की बातें ज्यादा ना करें, मेरे साथ ज्यादा ना करें। एनआरसी देखिए, आपको बोलना है, आपका बोलना है, मैं बीच में चुप हो जाता हूं। अजय जी, मैं चुप हो जाता हूं। मैं जिन लोगों की डिबेट नहीं करता हूं, जिन लोगों की डिबेट नहीं करता, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बुलवाइए। तरुण जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बुलवाइए, कोई दिक्कत। अरे सब आप नहीं है, मैं चुप हो जाता हूं। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बोले तरुण जी तो बेहतर लगेगा। असभ्यता का परिचय न दें, असभ्यता का परिचय न दें। राजीव जी, आइए मुद्दे को खत्म कीजिए जल्दी, अपनी बात। दूसरी बात जी, मेरे मित्र ने कहा कि बांग्लादेशियों को अपने बसाने का काम किया। 1951 से लेकर 1961 तक जब एनआरसी रजिस्टर बना था, एनआरसी रजिस्टर में जब जिस टाइम बना था तो करीब 10 लाख लोगों को असम से हटाया गया, बांग्लादेशियों को, और वापस भेजा गया पंडित नेहरू के समय में। उसके बाद इंदिरा जी के राज में जब बांग्लादेश का गठन हुआ, जो आपने कहा ना कि जहां जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हुआ, भारत माता का क्या नाम उसका खत्म हो गया, तो मेरे मित्र आज होने दीजिए ना, आप आज कर ले। मैं जरा आपके बीच में आता हूं। तरुण चुग जी चौके छिपके मारोगे और जनता के सामने क्लीन बोल्ड हो जाओगे। तरुण चुग जी, जनता के सामने एक बुनियादी सवाल, तो क्लीन बोल्ड मत हुआ बिल्कुल, प्लीज। एक बुनियादी सवाल त्यागी जी, एक मिनट। तरुण चुग जी, मैं आ रहा हूं, एनआरसी पर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, बस एक सेकंड दीजिएगा। तरुण चुग जी, अभी आपने कहा कि हमने किसी को कश्मीर में बसाया नहीं तो किसी को भगवाया भी नहीं। मैं वाकई में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है कि कश्मीर में हिंदुओं को बसाने में आप सहायक भूमिका निभाएंगे? आप एक हिंदू को वहां नहीं बसा पाए? यस, पूछिए ना, इनसे पूछिए। आपने कहा, मैं आप ही की बात में पूछ रहा हूं आपसे। इन्होंने भारत की नागरिकता दी है, हिंदू को नहीं दी अभी तक। मैं बिल्कुल जी, ऐसा है कि त्यागी जी के जो सरकार की 10 साल रही, उससे पहले भी 6 दशक कुल मिला के इन्होंने राज किया है। और आज की स्थिति क्या है? आज तरुण चुग जी है कि 56 महीने की आपकी सरकार है, आप अभी भी 10 साल पुरानी बात करते हैं। लेवल पर पहुंचे। 56 महीने की आपकी सरकार है साहब, आप 56 महीने के पहले के 10 साल की बात करते हैं। आतंकवादियों को वहां समूल नाश किया, आज वहां पर आतंकवादियों के साथ अभी आप कांग्रेस विरोध से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप कांग्रेस विरोध से बाहर नहीं निकल पा रहे। खैर आइए, मैं जरा यहाँ पर एक मिनट, मैं प्लीज, चौथी पीढ़ी आतंकवादियों की खत्म हो चुकी है। दहलवी साहब, हमने आज हिंदुओं को क्या हिंदुस्तान में डरने की आवश्यकता है? ऑपरेशन क्लीन अप चलाया है। आज चुप साहब हो गया। आप टीवी पे चुनावी सभा में नहीं हो गया आपका। देखिए, पहली चीज तो ये, यहाँ पर किसी भी भारतीय को जो भारतीय संविधान और एक दूसरे पे यकीन रखता, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं संगीत रागी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, चूंकि बहुत तथ्यों के आधार पर डिबेट करते हैं जी। अजय, हम इसको ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी पंजाब असेंबली के अंदर अकालियों के जमाने में लगातार 3 दिन इस बात पर चर्चा चली कि पंजाब में लुधियाना और आसपास की कुछ ऐसी 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां सिख लगातार घटते गए, क्योंकि वो कनाडा और दूसरी जगह जाके बसते गए, और हरियाणा और दूसरी जगहों के हिंदू वहां बसे। ये मैं नहीं कह रहा, आप चाहे गूगल सर्च करिए या अकाली किसी तर्जुमान को बुला के बात कर लीजिए।
भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से डेमोक्रेटिक चेंज होता रहा। बात आप कर रहे हैं जम्मू की और बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। जी। जम्मू में जो कुछ हुआ मैं मानता हूं, उनको अपना कहने का पूरा अधिकार था। अगर वो कहते कि देश की सीमाओं पे पाकिस्तान, चाइना या कोई भी घुसेगा, हर भारतीय को इतने बच्चे पैदा कर, हालांकि मेरा अपना अधिकार है कि मेरे कितने बच्चे, और ये मेरी बीवी का अधिकार होना चाहिए, तो बात समझ में आती। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के विषय में और जो हमारे कह रहे हैं कश्मीरी, बहुत संक्षेप में, ये ममता बनर्जी जब दुर्गा पंडालों को असेंबली में बिल लाके बिल्कुल फ्री कर दे, जीएसटी फ्री कर दे, लाइट और बिजली पानी फ्री कर दे, कोई आपत्ति नहीं होती है। जब गीता हर स्कूल में और हर जगह पहुंचाने की बात, तो कोई आपत्ति नहीं होती है। उन्होंने कहा किसी भी भारतीय के हक पर किसी विदेशी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और विजय शंकर तिवारी से एक बात पूछना चाहता हूं। एनआरसी की आखिरी लिस्ट अभी आनी है और विजय, मुझे पूरा गर्व है कि आप उस पर चर्चा कर चुके हैं। इन 30 लाख लोगों के अंदर आज आपको मैं वो 16 लाख हिंदू भी हैं, हिंदू बंगाली है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी खामोश होकर बैठ जाती है। चलिए मैं तो ये सवाल क्या करेंगे? ये सवाल जरा गगन चटर्जी जी से पूछ रहा हूं। चटर्जी जी ये बताइए, ममता बनर्जी के इस हालिया बयान पर जो अब राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की है? क्या आपको लगता है कि वो एनआरसी लिस्ट से इतनी द्रवित हैं कि लोगों को पश्चिम बंगाल बुला रही हैं? क्या आपको लगता है कि आज दरअसल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नहीं कर रही हैं वो, जिसका आरोप उनके ऊपर बार बार लगाया जा रहा है? चटर्जी जी। पहली बात जो मैं वो बोल सकता हूं कि कोई बात में बीच में बोलकर असभ्यता ना करे। एनआरसी का जो लिस्ट निकला है उसमें 40 लाख लोगों के नाम हैं जो लिस्ट से जो दरकिनार हुए हैं, जिसमें नाम नहीं है। उन 40, सुन लीजिए सब, कि 40 लाख में 32 लाख हिंदू हैं, 32 लाख हिंदू हैं। तो अल्पसंख्यक कौन है? 32 लाख हिंदू का नाम नहीं है, जिसमें 30 लाख बंगाली हिंदू हैं। जी, 30 लाख बंगाली हिंदू हैं, 8 लाख बंगाली मुसलमान हैं। तो मुद्दा क्या है कि भाजपा बंगाली विरोधी है। ये लोगों का नाम 38 लाख बंगाली, जिसमें 30 लाख हिंदू बंगाली हैं और 8 लाख मुसलमान बंगाली हैं, उनको ये नागरिक सिटीजनशिप से दरकिनार करना चाहते हैं। कौन बोल रहा है? ये संख्या के कहां से आता है? शिलादित्य देव बीजेपी का एमएलए है असम का, वो बोल रहे हैं। राजेंद्र गोहाई है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का, वो बोल रहे हैं। अब सुनिए, 36 आत्महत्या हुए हैं, उसमें 25 है हिंदू बंगाली। हिंदू बंगाली जब मरता है, जब उसका नागरिकत्व जो सिटीजनशिप है वो लिया जाता है, तो ये खामोश हो जाते हैं। पर आज ममता बनर्जी जो ने बोला है, वो भारत का संविधान के तहत बोला है कि भारत का कोई तरुण चुग जी इसका जवाब दीजिए, यहां बच सकता है। तरुण चुग जी इसका जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। जैसे हम देखे हैं कि गुजरात से 50,000 बिहारियों को भगाया गया और बीजेपी का सरकार कुछ नहीं किया। वो आ सकते हैं बंगाल में, क्योंकि यहां से लोगों को भगाया नहीं जाता है। और तरुण चुग जी इसका जवाब दीजिए। लास्ट पॉइंट सीधा कटा, मैं आ रहा हूं। चटर्जी जी एक मिनट चटर्जी जी इसका जवाब बीजेपी से लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने चुनावी सभा नहीं है, इनको बता दीजिए चुनावी सभा नहीं है। चलिए आप अपना जवाब दीजिए। जवाब दीजिए जी, इनको बता दीजिए चुनावी सभा नहीं है। हाँ, मेरा ऐसा कहना है, जो देखिए देश का विभाजन हुआ, पंजाब और बंगाल दोनों का विभाजन हुआ। अगर पंजाब की बात हम ये कहना शुरू कर दें कि पाकिस्तान के पंजाब के लोग जो पंजाबी बोल रहे हैं वो पंजाब में आके बस जाएं, तो ये मैं समझता हूं देशभक्ति की बात नहीं है। और वैसे ही बंगाली बोलने वाला कोई भी बंगाल से है या बांग्लादेश से है, अगर बांग्लादेश का व्यक्ति आके भारत में बस रहा है तो वो कौन सी धर्म का है, कौन से पंथ का है? एक सेकंड साहब गलत बोल रहे हैं तरुण चुग जी। मैं आपकी सरकार की नीति और आपकी बात में विरोधाभास देख रहा हूं। आपकी सरकार ने तो स्पष्ट कहा ना, हिंदू कहीं का भी हो हिंदुस्तान में आके रह सकता है। बताइए इस एनआरसी की लिस्ट में, ये तो आपकी सरकार का ऐलान है साहब। एनआरसी की लिस्ट में अगर 32 लाख हिंदू हैं, तो आप उनको शरण देने की बात कर रहे हैं, तो उनको आप घुसपैठिया कैसे कहते हैं? शरणार्थियों के बारे में हमारी स्पष्ट नीति है। जो और इनको ने आज इनको एक बात और बता दें, इस क्षेत्र में रहने वाला है, आसाम गण परिषद
आसाम गण जो चटर्जी ने कहा उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इनकी सहयोगी आसाम गण परिषद और उसकी सहयोगी आसू यानी आल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने कहा है हम आसाम में एक भी हिंदू बंगाली और एक भी हिंदू मुसलमान को नहीं रहने देंगे, क्योंकि यह खुम का मसला है, आसाम का मसला है। को जवाब देने दीजिए जी। चुप भाई साहब, जो विदेशी है और बाकी जो घुसपैठिया है जी, घुसपैठियों को हम नहीं रहने देंगे, ये स्पष्टता है। आज मालूम हो गया 32 लाख हिंदू विरोधी है, बीजेपी हिंदू विरोधी भी है, आज आपने साबित कर दिया। लेकिन चलिए राजीव त्यागी जी, एक छोटा बयान आपका राजीव त्यागी जी, इससे पहले कि मेरे ब्रेक पे जाओ। अलग अलग है, मैं आ रहा हूं आपके पास, उनको नहीं रहने दिया जाएगा। राजीव त्यागी जी, अजय जी, राजीव त्यागी जी 30 सेकंड प्लीज। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जा रहा है। एनआरसी पे 3 बिंदु हैं, देखिए बहुत स्पष्ट बिंदु हैं जी, कि विगत जब 10 साल मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो 9,827 अवैध अप्रवासी जितने भी बंगाली थे उनको वापस भेजा गया था और बांग्लादेश वापस भेजा गया था जी। 4.5 साल में कुल क्या नाम उसका 800 बंगालियों को वापस भेजा गया, मोदी सरकार ने जो भेजा है। इसके बारे में मेरे मित्र क्या बताएंगे, ये बता दीजिए। और जिस तरह से बंगाल में एनआरसी रजिस्टर तैयार, असम में एनआरसी रजिस्टर तैयार हुआ है, उसमें भुवन खाल की बकायदा, जो भुवन खाल एक गांव है सिलचर के पास, उसकी सुप्रिया का क्या होगा, उसका नाम है लेकिन उसके शत्रु का नाम नहीं है। क्या होगा अगर फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बच्चों का नाम नहीं होगा उसमें? तो जिस तरह से सरकार ने बहुत लापरवाही तरीके से, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं जल्दी साहब, मैं बस एक छोटा सा सवाल आपसे ले लूं जल्दी साहब, मुझे ब्रेक लेना है, बहुत मजबूरी है, मैं बहुत मजबूरी। ये सिर्फ स्लोगन देने वाली पार्टी जल्दी साहब, ये जो राजनीति हो रही है तुष्टीकरण की, क्या इसी से हमारा देश चलेगा? एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी के लिए जरूरी है राजनीति तुष्टीकरण की हो रही है और दूसरी तरफ माइनॉरिटी तुष्टीकरण। देखिए, ये जनसंख्या पे कह रहे हैं, मेरा एक सुझाव है बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, मुसलमानों को शिक्षित कर दो, इनकी जनसंख्या स्वतः कम हो जाएगी, नहीं होगी तो मुझे फांसी पे लटका देना। और जो ये वो है ना मनुवादी, इन्हें मनुवादियों को अशिक्षित कर दो, इन्हें शिक्षा से वंचित कर दो, इनकी जनसंख्या स्वतः बढ़ जाएगी, इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही बढ़ जाएगी। मसला ये नहीं है, मसला ये कि डर कौन रहा है जब देश की जनता को इन्होंने डराया, इन्होंने बंटवारा किया, तो ये सीना तान के अमित शाह पूरे देश में कहते फिर रहे थे कि 50 साल तक शिक्षा से सब कुछ दूर किया जा सकता है, लेकिन डराने की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, 50 साल तक ये तुरंत वापस आ रहे हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में जनसंख्या अपने आप में डरावनी चीज नहीं है जो तुष्टीकरण की बात हो। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और आज का बड़ा मुद्दा जो आपके लेकर सामने उपस्थित है, क्या 2019 का आधार तुष्टीकरण की राजनीति हुई है? इसी पर बहस कर रहे हैं तरुण चुग जी भारतीय जनता पार्टी से, राजीव त्यागी जी कांग्रेस से, संगीत रागी जी संघ विचारक, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से, मौलाना अतर हसन दहलवी, अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई से और गार्ग चैटर्जी टीएमसी से, उनके पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चैटर्जी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं। ममता बनर्जी पर बार बार ये आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जीती जागती मिसाल है इस देश में। मुसलमानों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है और हिंदुओं को अनदेखा किया जा रहा है आज बंगाल में। क्या यह वास्तविकता है और अगर नहीं तो यह प्रचार क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यह वास्तविकता तो है ही नहीं, पर यह बोला जाता है। आप जब बोलते हैं ना, तब कौन बोलता है ये नहीं बोलते हैं। बोलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बोलता है संघ परिवार, बोलते हैं वो जो बोलते हैं कि हिंदू लड़कियों को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, लोगों में जो घृणा घुसाते हैं। अभी अभी हम जो बोले कि एनआरसी में जो 38 लाख बंगाली जिनको दरकिनार किया गया है, 30 लाख हिंदू हैं। आप कोई उत्तर पाए हैं इनसे? नहीं पाएंगे। 25 हिंदू बंगाली जो 36 आत्महत्या किए हैं एनआरसी के लिए, 25 हिंदू बंगाली हैं, वो क्या हिंदू नहीं थे? वीएचपी से उत्तर नहीं पाएंगे। क्या पाएंगे? 5 बच्चे 5 बच्चे 5 बच्चे। अगर 5 बच्चों से इतना लगाव है तो योगी आदित्यनाथ से बोले, नरेंद्र मोदी से बोले, मोहन भागवत से बोले 5 बच्चा पैदा करने के लिए। नसीहत तो उनको दे। बहुत तीखी टिप्पणी आपकी है। विजय शंकर तिवारी जी, इसका जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी। हाँ, अजय जी, पश्चिम बंगाल की जो घटना है, पश्चिम बंगाल की जो समस्या है, वो टीवी की डिबेट से समझ में नहीं आएगी जी। इसके लिए आपको पश्चिम बंगाल का परिदृश्य उठा करके यहाँ के लोगों से
जो भोग रहे हैं उनसे पता करना पड़ेगा। अभी चटर्जी कह रहे थे तो जो हिंदू परिवारों ने आत्महत्या की है, इनकी दमनकारी नीतियों के जैसे षड्यंत्रों के कारण ऐसे परिवार करते हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो हिंदू आया है वो स्वेच्छा से नहीं आया है, उसकी वहां बहन बेटियां की इज्जत लूटी जाती है, उनको काटा जाता है, धर्मांतरित किया जाता है, भयवश आक्रांत होकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश से टॉपिक मत बदलाओ, यहाँ एनआरसी की बात हो रहा है कि चर्चा हुई है, उनको रहना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से भारत से बाहर नहीं जाएंगे मिस्टर चटर्जी, लेकिन 25 हिंदू बंगाली मर गए हैं, 25 हिंदू बंगाली मर गए हैं, 25 हिंदू बंगाली मर गए हैं, और आप बीजेपी आप मारे हो, आप संघ परिवार आप मारे हो, आपको शर्म आना चाहिए। बंगाली विरोधी है, संघ परिवार पर भी चटर्जी का सीधा आरोप, बंगाली विरोधी लिखा हुआ है। चटर्जी जी संघ परिवार पर भी सीधा आक्षेप कर रहे हैं। बंगाली विरोधी लिखा हुआ है, संघ परिवार का डीएनए में बंगाली विरोधी लिखा हुआ है। आप एक बात समझिए, डीएनए में बंगाली विरोधी लिखा हुआ है। अजय जी, शर्म होना चाहिए। तृणमूल के प्रवक्ता जो है वो दूसरों को असभ्यता बता रहे थे और खुद ही असभ्यता का परिचय दे रहे हैं। तिवारी जी को बोलना था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता असभ्यता की वो छोड़िए, आप मुद्दे पर आई। संघ परिवार बंगाल विरोधी है, सुन लीजिए, क्या ये बात सही है? मैं तो उनकी बुद्धि पर तरस खाता हूं, और ममता बनर्जी जैसे इसेंट्रिक लीडर जो संसद में इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे पर फाड़ देती है, पूरे अध्यक्ष के आसन को बेइज्जत करती है, और आज जो है चूंकि सत्ता की चाबी कौन है, सत्ता की चाबी जो है वो बांग्लादेशी मुसलमान है उनके लिए, इसलिए ममता दीदी जो है इतनी उनके प्रति झूठ मत बोलिए। देखिए, असभ्यता का परिचय मत दीजिए। 30 लाख मैं असभ्य लोगों से बात नहीं करता हूं। 25 लाख यू आर बिहेविंग इन द मोस्ट अनसिविलाइज्ड मैनर, यू डोंट नो इवन द बेसिक डिकोरिज्म, यू आर बिहेविंग लाइक अनएजुकेटेड, इलिटरेट एंड ल्यूम्पेन एलिमेंट। आई नो दैट तृणमूल कांग्रेस इट सिम्पटमाइजेस द ल्यूम्पेन एलिमेंट। They are the anti-national. They are only for the survival in मैं आग्रह कर रहा हूँ व्यक्तिगत टिप्पणियों से हम बचें। मैं आग्रह कर रहा हूँ व्यक्तिगत टिप्पणियों से हम बचें। राजीव त्यागी जी, तृणमूल त्यागी, आज ममता बनर्जी पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जो संघ परिवार के बारे में तृणमूल के जो विचारक हैं अभी हमारे सामने बातें रख रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? राजीव त्यागी जी, खून पी के नहीं भरा है। राजीव त्यागी जी, मेरा आग्रह है, बदतमीज और बेहूदे आदमियों को कायदे से नहीं होना चाहिए। ऐसे बेहूदे लोग जो है हस्तक्षेप करते हैं, प्लीज चुप राजीव जी और चटर्जी जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, कृपया हम संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। राजीव त्यागी जी प्लीज। देखिए, 3 विषय और रखना चाहता हूं एनआरसी के विषय में। पहला विषय यह कि 2011 का जो सेंसस था जी, उसके हिसाब से करीब 21 लाख उड़ीसा के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के नागरिक बंगाल में रहते हैं और वो हिंदी भाषी लोग हैं। उनका क्या हुआ, उनके बारे में क्या कहेंगे? 1971 23 मार्च से पहले जितने लोगों का एनआरसी रजिस्टर में नाम चढ़ गया या 1951 में जिनका नाम चढ़ गया, उनको आपने वैध माना, बाकी को अवैध मान रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए आपने पूरी प्रक्रिया में खर्च किए, लेकिन मेरे मित्र ये बता दें, अनंत मालो जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनका नाम नहीं है, उनके परिवार का नाम नहीं है, जो बीजेपी के एमएलए हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं डिबेट पे था इस विषय पर, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो कहा हिंदुस्तान के बारे में, इस समस्या के बारे में, वो कोट कर देता हूं, उससे पता चल जाएगा संघ को और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र को कि किस तरफ सरकार जा रही है। मैं आई कोट, This is India's internal matter. Bangladesh has nothing to do with the affair. There are no Bangladeshis infiltrators in India. This matter has to be sorted out by the government of India. India has long history of caste and ethnic-related problems in India for a long time. ये बांग्लादेश के मिनिस्टर का मामला है। हम सरकार से जानना चाहते हैं, तरुण चुग जी से इसका जवाब दें। हम मिश्रा जी ने भी बड़ी छाती है, हम एक को वापस भेज देंगे। क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास, ये बता दीजिए। सरकार क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास, ये बता दीजिए। राजीव जी, आप ही के सरकार के 1998 का, रागी जी आप रुकिए प्लीज। रागी जी आप सरकार नहीं है, रागी जी आप सरकार नहीं है प्लीज। रागी जी आप सरकार नहीं है, रागी जी आप सरकार नहीं है प्लीज। सरकार के तरफ से नहीं बोल
बैठ करके। आप तो एज नागरिक बोलने दीजिए, सत्ता का अहंकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सवाल राजीव जी, 3 राज्यों में सत्ता आने का मतलब बन जाइए, आप दूसरे को आपके बच्चे से सवाल है। त्यागी आप एंकर नहीं है, राजीव त्यागी जी आप एंकर नहीं है, राजीव त्यागी जी आप एंकर नहीं है। रागी जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, रागी जी बात नहीं कर रहा हूँ, रागी जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, सत्ता की चाशनी रागी जी संगीत रागी जी ये गलत है, संगीत रागी जी ये गलत है, मैं आग्रह करता हूँ ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ब्लूप्रिंट तरुण चुग जी, बांग्लादेश ने कह दिया हम किसी को वापस नहीं लेंगे। संगीत रागी जी और त्यागी जी प्लीज एक मिनट इस बहस को आगे ले जाने दीजिए। तरुण चुग जी इसका जवाब दीजिए, तरुण चुग जी इसका जवाब दे रहे हैं, तरुण चुग जी इसका जवाब दे रहे हैं। तरुण चुग जी, हिंदू ब्राह्मणों के त्यागी जी बारे में त्यागी जी एक मिनट त्यागी जी आपने सवाल खड़ा किया। त्यागी जी आप एंकर नहीं है, इसलिए आप बीच में संगीत त्यागी जी मैं एंकर हूं, मुझे बात कर रहा हूं, मुझे तो मेरा काम करने दीजिए। तरुण चुग जी इसका जवाब दीजिए। यू आर ऑल्सो नॉट एंकर। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड, मैं इमला नहीं लेता हूं, देता हूं इमला, आप जैसे लोगों को इमला देता हूं हमेशा। अच्छा चलिए प्लीज व्यक्तिगत बातें नहीं। व्यवहार ऐसा ही है कि आप किसी को बोलने नहीं देते, हर आदमी के बोलने के बीच में बोलते हैं। रागी जी आप सरकार नहीं है, रागी जी आप मेरे भाई है पर सरकार नहीं है। चलिए तरुण चुग जी जवाब दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे का। त्यागी जी जरा सुनिए, बोलने देंगे तो बोलेंगे। हाँ बताइए तरुण चुग जी। ऐसा है कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो है हम उसको पूरी तरह लागू करेंगे, और बांग्लादेश का मंत्री क्या कहता है कांग्रेस को वो सूट करता है, पाकिस्तान का बाजवा क्या कहता है कांग्रेस को वो सूट करता है, हिंदुस्तान का बताइए बांग्लादेश कह रहा है कि हम एक को वापस नहीं लेंगे। अरे आप क्या करेंगे बताइए। या तो देखिए भाई साहब त्यागी जी को बुलाएंगे, बाकी सब हम चुप है। त्यागी जी 9,827 बांग्लादेश का अवैध थे, उनको 10 साल में भेजा। अरे भैया बोलिए, हम मुद्दे पर आए। त्यागी जी एक मिनट, जल्दी साहब एक मिनट, त्यागी जी एक मिनट, त्यागी जी बीच में बोलने से रोकिए। तरुण चुग जी बीच में बोलने से रोकिए, पहले रोक दिया, इनको बीच में बोलने से रोकिए, इनको समझाइए ये आम सभा नहीं है, ये जलसा नहीं चल रहा है। रुका हुआ बोलिए। हम सब सुन रहे हैं आपकी बात तरुण चुग जी, आप बताइए प्लीज बताइए। अजय जी नेशनल सिटीजन रजिस्टर राजीव गांधी जी के समय में तय हुआ, लेकिन कांग्रेस में दम नहीं था, हमने उसको पूरा किया है। जो 40 लाख गलत कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। 1951 में बना, मौका दिया जा रहा है। 1951 में बना, आप गलत कह रहे हैं। फिर आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। 1950 अगर मैं आप सबसे आग्रह करूं, एनआरसी कब मिला गया, प्लीज एक मिनट, मुझे लगता है प्लीज एक मिनट, मुझे लगता है कि हम पूरी बहस को डिरेल कर रहे हैं। जिनके पास एक मिनट, तरुण चुग जी यहाँ पे बुनियादी सवाल, तरुण चुग जी प्रमाण देगा, आप प्रांतवाद की बात चालू कर इस देश के अंदर एक नई बहस चालू करें। अगर मान लीजिए यूपी का व्यक्ति, तरुण चुग जी मेरी बात तो सुनिए साहब, प्लीज एक मिनट, तरुण चुग जी सवाल सुनिए पहले। तरुण चुग जी सवाल ये है, तरुण चुग जी एक मिनट, तरुण चुग जी ना सोचा कि त्यागी जी एक मिनट, कांग्रेस से मानती है कि देश सबने बनाया है। आज मुझे लग रहा है कि आप सब तय करके आए हैं कि हमें किसी की बात सुननी नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। यूपी का व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति, तरुण चुग जी मैं अजय कुमार आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं अजय कुमार योगी का 5 प्लीज एक मिनट, तरुण चुग जी हम रसगुल्ला भेज देंगे आपको। तरुण चुग जी बुनियादी सवाल ये है, और ये बात आपके अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं और आपकी पार्टी बार बार इसके बारे में बात करती है। चटर्जी साहब रसगुल्ला आपको मिल जाएगा। अच्छा प्लीज सुनिए, मुद्दे पर आइए, हम यहाँ बहस को भटकाएंगे नहीं, ये बहस किसी जगह नहीं जा रही है, ऐसे नहीं चलेगा, माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। चटर्जी साहब जरा सुनिए प्लीज, धीरज रखिए। तरुण चुग जी बुनियादी सवाल ये है, आपके अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं और बार बार ये बात कही जाती है। तरुण चुग जी आप मेरी बात, मेरा सवाल सुनेंगे कि नहीं आप? तरुण चुग जी बीएचपी ने बोला है
बीएचपी ने बोला है कि चैटर्जी जी मुझे लगता है कि चैटर्जी जी की आवाज कुछ देर बंद की जाए, अन्यथा हम बहस नहीं कर सकते। अगर इस तरह की बातें रहेंगी तो मुझे अपने वक्ताओं के फेडर्स बंद करने पड़ेंगे, और ये मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने अपनी बहस में आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन आज मुझे करना पड़ सकता है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये बहस करने का तरीका नहीं है। तरुण चुग जी, अब जरा सवाल सुनिए। पहले सवाल यह है कि आपकी पार्टी बार बार यह कह रही है कि 40 लाख लोग हैं जो कि अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है, और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि वो 30 लाख लोग जो अपना पर्चा नहीं भर पाते, नहीं बता पाते कि एनआरसी की लिस्ट में क्यों नहीं है, तो क्या आप सबको उठाकर देश से बाहर फेंक देंगे? इस सवाल का जवाब दीजिए, और सीधा सीधा दीजिए, गोल बोल नहीं। ऐसा है, बिल्कुल। अरे आप ही लोग बोलना है, जितने भी लोग जो सरकार ने निश्चित समय दिया है, वो व्यक्ति चाहे राजस्थान का हो, यूपी का हो, देश की नागरिकता का प्रमाण दे। अगर देश की, अरे भाई साहब प्लीज इनको रोकिए जी, बोलिए। देश की नागरिकता का प्रमाण दे, अगर प्रमाण नहीं देगा तो उसको बाहर फेंका जाएगा देश। चलिए, अब तरुण चुग जी, मैं आपसे यही सवाल एक बार फिर पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान के संसद में भी जो व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है और जिसे अदालत दोषी नहीं करार देती, उसे सांसद बने रहने का अधिकार है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप अभी जांच भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी पार्टी उसे घुसपैठिया कैसे करार देती है? इसका जवाब है आपके पास? आप मुझे बोलने दीजिए। जो व्यक्ति, मैं बिल्कुल, जो व्यक्ति जवाब नहीं है, मैंने 40 लाख को घुसपैठिया नहीं कहा, मैंने कहा जो व्यक्ति प्रमाण नहीं देगा, जो व्यक्ति अपनी नागरिकता नहीं बताएगा, वो व्यक्ति घुसपैठिया होगा और उसको बाहर निकाला जाएगा। जो हिंदुस्तान के अपने रहने का प्रमाण नहीं दे सकता। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तरुण चुग जी। अपनी नागरिक प्रमाण के बिना बैठा है। बड़े अफसोस की बात है कि आज आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने सीधा सवाल पूछा, एक व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और अदालत, सुनिए तो बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। जो व्यक्ति उसको मौका दिया जा रहा है ना। अरे आपने उसको घुसपैठिया कैसे कह दिया? सुनिए, आप कैसे उसको घुसपैठिया कर रही है, बताइए। जिसके पास उसको मौका दिया जा रहा है। सवाल किया है, आप उसको घुसपैठिया कैसे कह रही है, बताइए। देश का आपके पास उसको घुसपैठिया कहने का अधिकार क्या है? नहीं है, वो घुसपैठिया है। उसको आप क्या जानता हूं, इसका जवाब आप नहीं देना चाहिए। चलिए, जिसके बाद देश जैदी साहब, मेरा ये सवाल जो है, जो मैंने अभी चुग साहब से पूछा, नहीं कैसे बताइए, उसको आप क्या कहेंगे जिसके बाद देश की नागरिकता को कोई प्रमाण नहीं है? नहीं, रजीव जी बताइए, आप क्या कहेंगे जिसके बाद देश की नागरिकता को कोई प्रमाण नहीं है? आप उसको क्या कहेंगे? आप अपनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर रहे साहब। पूछिए, चलिए दिल्ली जी, आज भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, हो गया, सो मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आपका पासपोर्ट बना हुआ है, आपका पासपोर्ट बना हुआ होगा, मुझको पूरी उम्मीद है आपका चुपचाप पासपोर्ट होगा। उस पासपोर्ट के पहले पन्ने पर लिखा होता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के नागरिक को यह पासपोर्ट दिया जा रहा है। और अरे सुनो भाई चटर्जी साहब, आप भी लगातार बोलते हो, सुना करो मेरे। भारत के पासपोर्ट में लिखा होता है, नहीं पीने आप सुनो, सुना करो ना, सुबह शाम तक बनो, विदेशियों को हिंदुस्तान में बसाने का एजेंडा। अरे एजेंडा पे एजेंडे की बात मत करो। भारत के जिस राष्ट्रपति द्वारा आपको पासपोर्ट जारी किया गया था, उसी भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बेटे और पोते को बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया। यह है एनआरसी का डिफॉल्ट। और दूसरी बात आप बात करते हैं, अरे 5 लाख मारवाड़ियों का नाम नहीं है, 5 लाख मारवाड़ियों का नाम नहीं है, सुना करो, 4 लाख बिहारियों का नाम नहीं है। कमलनाथ के बयान पे बीजेपी जो है तालियां पीटती फिर रही है, और आपके एनआरसी के अंदर बिहारियों का नाम है। आपने एक लफ्ज संगीत रागी जी, अगर उसके पास पासपोर्ट है, उसके बाद प्रमाण है। तरुण जी, आज शायद आप शायद जवाब सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पा रहे। संगीत रागी जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? संगीत रागी जी, अगर उसके पास प्रमाण है तो कौन? चलिए ठीक है, आइए प्लीज आगे बढ़े। कमकली की बात कर रहे हो आप रागी जी, मेरे पास वक्त कम है, रागी जी। देखिए अजय जी, कांग्रेस अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकती है। आईएमडीटी एक्ट कांग्रेस ने जो लाई थी, वो यहां पर बांग्लादेशियों को बसाने का वो एक्ट था। उस आईएमडीटी एक्ट को यदि लागू किया जाए तो 450 साल तक
हम 10,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को भेज सकने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नए सिरे से डिटेक्शन एक्ट ला करके उनको किया जाए और उनकी नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए। और एनआरसी का डाटा जो है, नहीं, सुन लीजिए, IMDT एक्ट को बातिल कर चुका। मैं कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, बांग्लादेश जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जाएगा। मैं आपसे नहीं, देखिए हस्तक्षेप मत कीजिए प्लीज, मुझे आपने बोलने नहीं दिया है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर भी जितने मुसलमान हैं जो बांग्लादेशी हैं उनको डिटेक्ट करके उनकी नागरिकता और जो हिंदू है उसकी नागरिकता रहनी चाहिए। ये ममता बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए मुसलमानों राजीव त्यागी जी प्लीज एक मिनट। अरे यही पाप कांग्रेसियों ने इस देश के साथ किया। रागी जी प्लीज एक मिनट, रागी जी प्लीज एक मिनट, उसके मुताबिक फैसला होगा। राजीव त्यागी जी, उनको बाहर फेंकना ही चाहिए और उनको जो भी हो। संगीत त्यागी जी, ये क्या बहस कर रहे हैं आप? संगीत त्यागी जी, कोई तरीका नहीं, प्लीज। हिंदू कोई नहीं जाएगा, मुसलमान बाहर जाएगा, मुसलमान बाहर जाएगा, हिंदू यहाँ रहेगा, आप हिंदू यहाँ रहेगा। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं कृपा करके इस तरह से बहस को डिरेल मत करिए। राजीव त्यागी जी प्लीज, राजीव त्यागी जी। बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से कोई भी अवैध बांग्लादेशियों देश से बाहर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का सपना था जो पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने देखा था। हमने आंकड़े दिए, मैंने 10 साल के मनमोहन सिंह साहब के आंकड़े भी दिए, 51 से लेकर 61 तक के भी आंकड़े दिए कि 10 लाख अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं, यदि आप कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, सत्ता में आने दीजिए, सारी समस्या को समाधान कर देंगे। आपसे पूछना चाहते हैं आपने क्या किया ये बताइए। बीजेपी ने जुमलेबाजी की, शाश्वत बहस है, जड़ें तो आप ही। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के। मेरे बहस का वक्त खत्म हो गया है।